So the very first part that we need to talk about in rectification, yesterday we discussed कि हमें हर ट्रांजैक्शन में ये चेक करना है कि इसका करेक्ट इफेक्ट क्या होना चाहिए, फिर हमें ये देखना होगा कि इसका रॉन्ग इफेक्ट क्या हुआ है और उस बेसिस पे हम तय करते हैं कि इसका रेक्टिफाइंग इफेक्ट क्या होना चाहिए. Remember a point in here that whenever you are rectifying, the rectification has to be done considering the subsidiary books. To be done considering the transactions are processed through the subsidiary books. Now that you know the concept of subsidiary books well, so I have to consider directly the rectification. Understand and observe with the examples. Before that, if error affects two accounts, rectify both the accounts. Both the account. If only one account is affected, rectification entry will be completed with suspense account. Now what is this suspense account? Suspense account is basically a temporary arrangement. Temporary arrangement related to what? Related to tallying, related to getting the trial balance tallied. जब भी आप अपने लेजर अकाउंट्स बनाते हो, उन लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस लेते हो, वो बैलेंसेस आप ट्रायल बैलेंस में प्रेजेंट करते हो. अब ट्रायल बैलेंस में जब आपके ये लेजर अकाउंट के बैलेंसेस आते हैं और अगर वो बैलेंसेस मैच हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, पर अगर आपके ट्रायल बैलेंस का डेबिट का टोटल क्रेडिट टोटल के साथ मैच नहीं होता है, इन सच केस, इन सच सिचुएशन, we place the difference in trial balance to a temporary account called as suspense account. भाई suspense account क्यों आया? आपने कैश किसी व्यक्ति को पे की, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड की और वहां से आपने उस व्यक्ति के अकाउंट को, लेजर को, उसे डेबिट किया ही नहीं. मतलब क्या हुआ कि आपने ट्रांजैक्शन का क्रेडिट इफेक्ट दिया पर उस ट्रांजैक्शन का डेबिट इफेक्ट नहीं दिया. क्यों? कैश पे की थी. अगर कैश पे की तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिखा होगा, मतलब आपने कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिखा पर वहां से आपने उस पर्सन, उस व्यक्ति, उस इंडिविजुअल के डेबिट साइड में नहीं लिखा. अब इससे क्या होगा? जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस में कैश का डेबिट बैलेंस तो कम कर दिया था तुमने. कैश में फेवरेबल बैलेंस होता है हमेशा, राइट? कैश हमेशा हमारे पास या तो पॉजिटिव होती है या तो जीरो होती है. कैश में नेगेटिव कभी नहीं होता है. तो आपने कैश का बैलेंस तो कम कर दिया पर उस व्यक्ति जिसको आपने पेमेंट किया उसका बैलेंस कम नहीं किया. Understand with the example. Suppose there is a supplier
a supplier was paid rupees 25,000 on account against his dues of rupees 1 lakh were recorded in cash book but not posted. आपका एक सप्लायर था जिसे आपने 1,00,000 रुपए देना बाकी था। उस 1,00,000 के अगेंस्ट आपने उस सप्लायर को 25,000 का पेमेंट कर दिया। ये आपने 25,000 का जो पेमेंट किया है ये आपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, पर आपने उस सप्लायर के अकाउंट में उसको पोस्ट नहीं किया। करेक्ट है? आपने सप्लायर को भी तो डेबिट करना चाहिए था या नहीं, पर आप सप्लायर को डेबिट करना भूल गए। सो व्हाट इज द इफेक्ट? ऑब्जर्व इट। अगर आम जिंदगी होती, हमने इसको बराबर से रिकॉर्ड किया होता। सपोज ये मेरा छोटा सा कैश बुक है, राइट? ये मेरे कैश बुक का क्रेडिट साइड है और ये मेरा सप्लायर का अकाउंट है। मान लो इस पेमेंट के पहले मेरे पास कैश बैलेंस था 50,000 रुपए। सो आई विल राइट एज व्हाट? बैलेंस से मतलब कैश बुक का बैलेंस डेबिट साइड में आएगा या नहीं? कैश इज एन एसेट, एसेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। तो डेबिट साइड में मैं लिखता हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 50,000। ये मेरे कैश बुक है, ये मेरा कैश बुक है, ये मेरा सप्लायर है, वहां पे पोस्टिंग नहीं हुई है। वो था ना, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, या हमारी पौड़ी हो रही है। हाँ, एनीवेज, एंड टू द सप्लायर यू आर सपोज टू पे 1 lakh। सो बाय बैल इन सप्लायर अकाउंट 1 lakh। Yes or no? Are you able to understand? Just for the sake of it, I take even the cash balance as 1 lakh। मतलब मेरी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी? मेरे पास एक साइड 1,00,000 रुपए का कैश है, दूसरी साइड 1,00,000 रुपए का सप्लायर का बैलेंस है, बराबर? अब मैंने मेरे कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया क्या? बाय सप्लायर। कितना? 25,000 बिकॉज आई पेड इट ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब क्या? एडहॉक पेमेंट, जो किसी के फुल सेटलमेंट के अगेंस्ट नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड एज ऑन अकाउंट। आपने किसी बिल, किसी इनवॉइस को राउंड ऑफ करके पेमेंट नहीं किया है, राइट? अब लॉजिकली क्या होना चाहिए था? सप्लायर के डेबिट में भी तुमने लिखना चाहिए था टू कैश 25,000, वो तुमने नहीं लिखा। अब क्या होगा? तुम्हारे कैश बुक का जब तुम बैलेंस कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी बाय बैलेंस 75,000, है ना? और जब सप्लायर का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी टू बैल 1 lakh, बराबर? अब क्या हुआ? सपोज मैं इसका छोटा सा एक ट्रायल बैलेंस बनाता हूं। अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व, आई एम ट्राइंग टू प्रिपेयर इट ओनली विद अ सिंगल ट्रांजैक्शन। ऐसे मल्टीपल ट्रांजैक्शन आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। दिस इज माय एब्सोल्युटली छोटा ट्रायल बैलेंस। इन माय ट्रायल बैलेंस आई विल बी ब्रिंगिंग द बैलेंस ऑफ कैश। कितना? 75,000, and I will be bringing the balance of
supplier. कितना? 1 lakh. What has happened? In my trial balance, my debit total has not matched with the credit total. मैंने सिंगल ट्रांजैक्शन लिखा है. ऐसे जब आप पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो, आप पूरी ट्रायल बैलेंस बनाते हो, सारे लेजर बैलेंसेस लाते हो, और उस समय पे अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है तो आप क्या करते हो? जो डिफरेंस है वो आप टेम्पररी अकाउंट कॉल्ड एज सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर करते हो. तो यहां डिफरेंस कितना है? 25,000. व्हाट विल आई डू? सस्पेंस ऑन द डेबिट साइड. मतलब मेरे सस्पेंस अकाउंट को डेबिट बैलेंस आ गया 25,000. आई सेड इट इज अ टेम्पररी अकाउंट. क्यों? जैसे मेरी सारी की सारी वन साइडेड एरर रेक्टिफाई हो जाएगी, अपने आप सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा. अब मुझे पता चला भाई ये एरर है, इस एरर में सिर्फ सप्लायर का अकाउंट अफेक्ट हो रहा है या नहीं, और क्योंकि सिर्फ सप्लायर का अकाउंट अफेक्ट हो रहा है तो मुझे रेक्टिफाई भी सिर्फ सप्लायर का ही अकाउंट करना पड़ेगा. सप्लायर को डेबिट करना था, नहीं किया, अब सप्लायर को डेबिट करेंगे. क्रेडिट कैसे करेंगे? और कोई अकाउंट अफेक्ट होने वाला नहीं है, तो इन प्लेस ऑफ दैट वी विल बी यूजिंग व्हाट? सस्पेंस अकाउंट. तो अब जब मैं इसका रेक्टिफाइंग एंट्री पास करता हूं, जस्ट ऑब्जर्व इट, माय रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी सप्लायर अकाउंट डेबिट. क्यों? क्योंकि मैंने मेरी करेक्ट एंट्री के हिसाब से सप्लायर को डेबिट करना था. मेरी रॉन्ग एंट्री के हिसाब से मैंने सप्लायर को डेबिट नहीं किया, तो अब वो रेक्टिफाई करना पड़ेगा नहीं. रेक्टिफिकेशन सिर्फ सप्लायर के अकाउंट में डेबिट साइड में करना है. सो सप्लायर अकाउंट डेबिट 25,000 एंड टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि मेरे पास और कोई अकाउंट अफेक्ट होने वाला नहीं है, इसलिए मैंने क्या यूज किया? सस्पेंस अकाउंट. माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू विल क्रॉस चेक नाउ, आपके ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट को कौन सा बैलेंस है? डेबिट. अब आपने सस्पेंस अकाउंट को क्या किया? क्रेडिट. सस्पेंस अकाउंट डेबिट गेट्स कैंसल्ड विथ सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट. सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली गेट्स क्लोज्ड और नॉट? Did you understand this? So whenever there are the errors which are having the impact on only one account, those should always be rectified with the help of what? Suspense account. क्यों सस्पेंस अकाउंट का लॉजिक समझा आप तुमको? जब कभी भी तुम्हें तुम्हारी एरर्स, तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एरर्स की वजह से तुम्हारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, तो उस समय पे हम जो टेम्पररी अकाउंट को बुक्स में लाते हैं उसे हम लोग सस्पेंस कहते हैं. वाई एम आई कॉलिंग दिस अगेन एंड अगेन एज अ टेम्पररी अकाउंट? क्योंकि एक बार आपकी सारी एरर्स रेक्टिफाई हो जाए तो सस्पेंस अकाउंट का अस्तित्व खत्म हो जाता है. दैट्स व्हाई इट इज जस्ट अ temporary arrangement or a temporary account. Did you people get it? यही अगर ऐसा ट्रांजैक्शन होता, कैश पेड टू सप्लायर was not recorded, कैश पेड टू सप्लायर was not recorded. Not recorded का मतलब क्या होता है? आपने आपके कैश बुक क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अगर कैश का ट्रांजैक्शन है तो वो सबसे पहले कैश बुक में ही रिकॉर्ड होगा या नहीं? तो आपने आपके सप्लायर को पैसा दिया पर आपके कैश बुक में ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, और अगर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो पोस्टिंग कैसा होगा? राइट. सो एज द ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड, सो इज इट नॉट पोस्टेड, एंड देयरफॉर देयर आर टू डिफरेंट अकाउंट्स गेटिंग अफेक्टेड, सप्लायर as well as cash, and that's why you will pass the entry as what? Supplier account debit to cash account. यहां सस्पेंस क्यों नहीं आया? Because there are two different accounts getting affected with the same amount. बराबर है नहीं? इसीलिए इस रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस नहीं आया. जब जब एक अकाउंट अफेक्ट हो रहा होगा तब तब सस्पेंस अकाउंट
आएगा। क्लियर सबके लिए? Let's try to understand with one or two more examples and then we'll solve the questions from our book. Let's say that the transaction is check received from customer rupees 9,000 deposited in bank but not recorded. Deposited in bank but not recorded का मतलब क्या? बैंक में डिपॉजिट किया तुमने पर तुम्हारे कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई। अब एंट्री नहीं हुई, डज दैट मीन कस्टमर को क्रेडिट होगा? न तुम्हारे बैंक को डेबिट हुआ न तुम्हारे कस्टमर को क्रेडिट हुआ। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? नाउ यू विल बी रिक्वायर्ड टू पास द रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर दिस अकाउंट, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट rupees 9,000 to customer, rupees 9,000. Am I right? Suppose the transaction is given as check received from a customer for rupees 9,000 deposited in bank but recorded in cash book at rupees 900। चेक कितने का आया था रे? 9,000 का। बैंक में कितने का चेक गया? 9,000। तुमने कितने का रिकॉर्ड किया? 900। तुम्हारे कैश बुक में अगर रिकॉर्डिंग 900 रुपए की हुई तो मतलब कस्टमर को क्रेडिट कितने से हुआ होगा? 900 ओनली और नॉट? व्हेन नथिंग इज प्रोवाइडेड अ ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड as what you record। अगर आपने किसी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग गलत की है तो इसका मतलब उसका पोस्टिंग का इफेक्ट भी गलत ही होगा। Am I right? So, in this case, if I would have written it correct, my correct entry would have been what? Bank account debit 9,000 to customer account 9,000। ये मेरी करेक्ट एंट्री होना चाहिए थी, पर I have got the transaction recorded as what? Bank account debit only 900, rectifying नहीं, sorry, wrong entry, to customer account rupees 900। मैंने कल तुमको कहा I should pass my rectifying entry in such a way that the combined effect of my wrong entry and the rectifying entry should be the correct entry। तुम्हारी करेक्ट एंट्री के हिसाब से बैंक को डेबिट होना चाहिए था 9,000 से। तुमने बैंक को डेबिट किया पर ओनली बाय 900, तो तुम्हारा बैंक को डेबिट
900 सॉरी 8,100 रुपए से कम हुआ या नहीं? सो व्हाट विल यू डू नाउ? यू विल पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री एज बैंक अकाउंट डेबिट रुपीज 8,100। पहला रेक्टिफिकेशन हो गया हमारा। फिर हमने ऑब्जर्व किया क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हमको क्या पता चला? कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करना था 9,000 से, हमने कस्टमर को क्रेडिट किया सिर्फ 900 रुपए से, मतलब कस्टमर का क्रेडिट भी 8,100 रुपए से कम हुआ है नहीं? तो कस्टमर का क्रेडिट भी 8,100 से बढ़ाना पड़ेगा या नहीं? एंड फॉर दैट पर्पस द रेक्टिफाइंग एंट्री विल हैव टू कस्टमर अकाउंट as how much? 8,100. So our combined rectifying entry as a result of that is how much? Bank account debit 8,100 to customer account 8,100. अब अगर हम इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करते हैं, एक्चुअल नहीं करना है, सिर्फ कंबाइन करके ऑब्जर्व करते हैं, डू वी गेट द करेक्ट एंट्री? सो योर रेक्टिफाइंग एंट्री इज करेक्ट। Did you understand this? कि जब कभी भी आपके रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री का कंबाइंड इफेक्ट सेम आया एज द करेक्ट एंट्री, तो आप समझ लो कि आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री ये करेक्ट है। समझे? लेट्स ऑब्जर्व द थिंग्स फर्दर। चेक received for rupees 9,000 from a customer was posted to the account at rupees 900, was posted to the account at rupees 900। मैंने करेक्ट एंट्री क्या लिखनी चाहिए थी? अगर मैंने चेक रिसीव किया है तो मेरी एंट्री होनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 टू customer account 9,000. This is the correct entry that I was supposed to write or not? Whereas, what has gone wrong? My wrong entry is what? Bank account debit 9,000. Why 9,000? Was posted at rupees 900. Recorded at rupees 900 बोला है क्या? नहीं, was posted। अगर पोस्टिंग में गलती हुई तो आपको ये प्रिज्यूम करना पड़ेगा, इफ नथिंग इज बीन प्रोवाइडेड, कि रिकॉर्डिंग करेक्ट हुई है। अब अगर रिकॉर्डिंग करेक्ट हुई मतलब कैशबुक के डेबिट साइड में टू कस्टमर बैंक कॉलम में 9,000 रुपए लिखा गया या नहीं? तो आपने बैंक कॉलम में तो 9,000 बराबर लिखा था, गलती कहां हुई? इन द कस्टमर अकाउंट और नॉट? देयरफॉर टू कस्टमर रुपीज 900 हमने कैशबुक में रिकॉर्ड किया, क्या? डेबिट साइड में। व्हाट? बैंक कॉलम में। क्या रिकॉर्ड किया? टू कस्टमर रुपीज 9,000। अब अगर कैशबुक के डेबिट साइड में बैंक कॉलम में हमने 9,000 रुपए लिखा है तो इसका मतलब बैंक अकाउंट इज डेबिटेड बाय रुपीज 9,000 और नॉट। अब यहां से लॉजिकली क्या होना चाहिए था? हमने कस्टमर अकाउंट में जाना चाहिए था। कस्टमर अकाउंट कौन सा साइड में जाना चाहिए था? क्रेडिट साइड में जाना चाहिए था। क्रेडिट साइड में क्या लिखना चाहिए था? बाय बैंक। रुपीज 9,000 लिखना चाहिए था।
पर हमने कितना लिखा 900, मतलब डेबिट इफेक्ट हुआ 9000 का और क्रेडिट इफेक्ट हुआ सिर्फ 900 रुपए का। तो अफेक्ट क्या हो रहा है, सिर्फ कस्टमर अकाउंट या नहीं? तो रेक्टिफाई किसे करना है, सिर्फ कस्टमर अकाउंट को। सो मैं रेक्टिफाइंग एंट्री, कस्टमर को क्रेडिट करना है। क्यों क्रेडिट करना है, 8100 से क्रेडिट कम हो गया है नहीं? सो राइट टू कस्टमर अकाउंट 8100 डन। इज माई रेक्टिफाइंग एंट्री करेक्ट? नो, I have to complete it with the debit or not, and on the debit I'll use what, suspense, because there is no other account. So I'll be using suspense account debit rupees 8100 to customer account 8100। अब ऐसी एंट्रीज को जब आप कंबाइन करते हो तो सस्पेंस अकाउंट को इग्नोर करके कंबाइन करना चाहिए। जब वन साइडेड एरर, कोई एरर एक अकाउंट को अफेक्ट हो रही है, उस एरर को जब आप रेक्टिफाई करते हो और जब कंबाइन करने की कोशिश करते हो तो सस्पेंस को इग्नोर करके कंबाइन करिए। तो अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं, बैंक अकाउंट इज डेबिटेड बाय 9000, कस्टमर अकाउंट पहले 900 से क्रेडिट हुआ बेटा, बट फिर 8100 से और क्रेडिट हुआ, तो टोटल 9000 से क्रेडिट हो गया, है ना? सस्पेंस को इग्नोर करना है, सो आई गेट माई रेक्टिफाइंग एंट्री एज इट इज और नॉट। डिड यू पीपल अंडरस्टैंड दिस? परचेज बुक for the month was overcast by rupees 10,000. Purchase book for the month was overcast by rupees 10,000। परचेज बुक को ओवरकास्ट किया, मतलब क्या किया रे? परचेज बुक की टोटल तुमने 10,000 रुपए से ज्यादा ली। परचेज बुक की टोटल कहां जाती है? डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट। अगर तुमने परचेज बुक की टोटल 10,000 रुपए से ज्यादा ली है तो इसका मतलब परचेज अकाउंट को डेबिट भी 10,000 रुपए से बढ़ गया या नहीं, है ना? अब अगर परचेज अकाउंट को डेबिट 10,000 से बढ़ा है, डज दैट मीन कि सप्लायर अकाउंट को क्रेडिट 10,000 से बढ़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि परचेज बुक का पोस्टिंग ये है कि हम लोग इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, जो सिंगल ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको रिस्पेक्टिव सप्लायर के क्रेडिट साइड में अलग अलग लिखते हैं। तो वहां तो अलग अलग पोस्टिंग हो गई ना। वहां अगर कुछ बताया नहीं है तो वहां कुछ गलती नहीं है। तो गलती सिर्फ कहां हुई? परचेज बुक पे, परचेज बुक की टोटल में, मतलब परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में है नहीं। अब परचेज अकाउंट का डेबिट 10,000 रुपए से बढ़ गया। परचेज अकाउंट का डेबिट अगर बढ़ा है तो उसे कैंसिल करना पड़ेगा या नहीं? कैंसिल करने के लिए क्या करोगे? परचेस अकाउंट को क्रेडिट, डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस। सो माय रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी व्हाट? सस्पेंस अकाउंट डेबिट rupees 10,000 to purchase account 10,000। Are these concepts going right for everyone? सी रेक्टिफिकेशन आज तक आपने किया नहीं है, पर आपके लिए एडवांटेज क्या है, आपने जो पहले बेस कंसेप्ट किए हैं वो सारे सब्सिडियरी बुक के थ्रू किए हैं, तो इसलिए इसको रिलेट करना बड़ा आसान हो जाता है। तो इसलिए जब आप परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आपके आंसर्स अपने आप बनने लग जाएंगे।
तो आपने आज के लिए और कल के लिए क्या करना है, तो आपके सारे सब्सिडियरी बुक्स का रिवीजन करना है कि हम लोग सब्सिडियरी बुक्स कैसे बनाते हैं, सब्सिडियरी बुक्स में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, उनके पोस्टिंग्स कैसे होते हैं। चाहे तो जो हमने एग्जांपल्स अब तक के छोड़ के रखे हुए हैं सब्सिडियरी बुक में वो सॉल्व करो, वो सॉल्व करोगे तो तुम वो कहते हैं ना कि ऑन हैंड होना जरूरी है। सो व्हेन यू गेट द हैंड्स ऑन इट you will be able to understand the things more better when we are discussing about the further things. इवन कैश बुक भी जो हमने बनाए हैं उसके भी आप पोस्टिंग कर दीजिए। पोस्टिंग करोगे तो तुमको रियलाइज होगा कौन से वाले ट्रांजैक्शन कहाँ पोस्ट होते हैं, किस तरह से पोस्ट होते हैं। So by that way you will be able to have the hands on all the subsidiary books, and once that is done, after that the rectification becomes very easier for you. All right, that's point number 1. Tomorrow my session will not be there because I have got the seminar for 11th standard, so I will be occupied in that. वो चालू तो 9:30 बजे से होने वाला है, ख़त्म कितने बजे होगा पता नहीं। I was thinking of taking it early, but early will be a bit difficult for me because my brother is coming, so won't be able to take early in the morning. So that thing missed out. Day after, that is Monday, Tuesday and Wednesday. Wednesday नहीं, 22, 23. 22 and 23 will be having the lecture at 2:30 instead of 7:45. हाँ जी, अरे यार रिकॉर्डेड दूँ कि सुबह ही अटेंड करेगा? ठीक है, फिर सुबह ही कंटिन्यू करते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। दोनों नहीं हुए, आई विल गेट इट डन। पिछले वाले दोनों क्वेश्चंस के, तो पिछले वाले क्वेश्चंस में तुमने ओपनिंग बैलेंसेस देखे थे? नहीं दिए ना, ठीक है ना, नथिंग, नॉट अ प्रॉब्लम। तो उसके तो हमने सारे ही 2 इफेक्ट दिए ना, नॉट अ प्रॉब्लम। विल कंटिन्यू एट 7:45 इन द मॉर्निंग। ओके, थैंक यू।